ऑडियंस वेलकम टू वार एंगल ज़ूम। आई एम योर होस्ट फराज सैयद। आज हम एक बड़े ही शानदार किस्म के जो है एक इवेंट में शामिल हैं और जो है पीटीआई सैन फ्रांसिस्को बे एरिया का ये इवेंट है और जिसमें बड़ी अहम शख्सियात को बुलाया गया है और इस इवेंट के अंदर बड़े सवालात उठे और बहुत सारे सवालों के जवाब भी दिए गए। आज हमारे साथ एक बहुत ही अहम शख्सियत, एक बहुत ही अहम गेस्ट आपके सामने मौजूद हैं। मुख्तलिफ जमातों का ये हिस्सा रहे, 40 साल से सियासत कर रहे हैं। ये एक बुज़ुर्ग सियासतदान के तौर पे इनको लिया जा रहा है और हैं भी बुज़ुर्ग सियासतदान, लेकिन बड़ी मीठी गुफ्तगू करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं मखदूम जावेद हाशमी साहब। जावेद हाशमी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें वक्त दिया। सवाल, बड़े सारे सवाल हैं, लेकिन मैं स्टार्ट इससे करूँगा कि आपका एक जो है ना जुमला बड़ा मशहूर हुआ कि मैं बागी हूँ, और जो है अभी आपने पीटीआई के जलसे में भी ये वाली बात कही कि जो है मैं बागी हूँ। और अब सवाल ये है कि पीटीआई में आप शामिल हो गए, क्या इस चीज़ की उम्मीद की जा सकती है कि अब ये बागी किसी और पार्टी में नहीं जाएगा, या ये बागी जो है अब पीटीआई ही जो है इसका जो है मुकद्दर है? क्या किस तरह इस सवाल का जवाब देंगे आप? एक तो मैंने कोई पार्टियां चेंज भी नहीं की। मैं सिर्फ मुस्लिम लीग में गया था और 20 साल बाद उसको मैंने खैर बात कहा एक नए पाकिस्तान के लिए और नई सोच के लिए। और वो मैं ज़हनी तौर पे आज भी मुस्लिम लीग में हूँ। वहाँ की लीडरशिप उन इश्यूज़ को जो कायदे आज़म ने उठाए थे वो उसकी तरफ मुतवज्जह ही नहीं है। तो एक तो ये वजह थी। दूसरा, जो बागी होने का मेरा ऐलान है वो ये मेरी किताब है, हाँ मैं बागी हूँ। उसके अंदर जो मैंने कहा था वही आज कह रहा हूँ कि मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान में फ्यूडल लॉर्ड्स और सिविल ब्यूरोक्रेसी, मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी, ये इन तमाम ने गठजोड़ कर रखा है और उस गठजोड़ के ख़िलाफ़ जब तक जंग नहीं की जाती तो पाकिस्तान के गरीब लोग, वो मैंने उसमें लिखा भी यही कि कूड़ा क्रिकेट से रिस्क चुनने वाले बच्चे का हम इलाज नहीं कर सकेंगे। हमें इस निज़ाम से, इन लोगों से बगावत करना होगी और जब हम बगावत करेंगे तो पाकिस्तान आज़ाद हो जाएगा। सवाल अब ये बनता है कि पीटीआई का हमेशा से ये स्टैंड रहा है कि जी हम तब्दीली लेकर आएंगे, स्टेटस को की जो सियासत है हम इसको तब्दील करेंगे। हालिया अदवार में बड़े लोगों ने पीटीआई को ज्वाइन किया, जिसमें आप भी शामिल हैं, और बड़े ही पुराने सियासतदानों ने जो है ना पीटीआई को ज्वाइन किया। अब सवाल ये पैदा होता है कि जब तब्दीली की बात आती है तो वही सियासतदान जो कि बड़े अरसे से शामिल रहे हैं, और बड़े लोगों का इस पर एतराज़ है कि इमरान ने पुराने सियासतदानों को शामिल किया। एक सामने तो मुझे ये भी मिसाल दी कि ये तो ऐसी मिसाल निकल के सामने आ रही है कि मखदूम जावेद हाशमी साहब, शाह महमूद कुरैशी और कसूरी साहब अपनी एक क्रिकेट टीम बनाएं और उसके कप्तान हो और इमरान को बोलें कि आओ इमरान तुम हमारी क्रिकेट टीम में शामिल हो जाओ। तो किस तरह देखते हैं कि ये जो तब्दीली है ये वही पुराने सियासतदानों के साथ किस तरह इस एतराज़ का आप जवाब देना पसंद करेंगे? नहीं, इसमें जो पीटीआई का जो मंशूर है, जो पॉलिसीज़ हैं, जो भी आ रहा है, एक तो उसको कबूल करके आ रहा है। दूसरी बात ये 2-3 नाम अगर ले लें और रिजेक्ट कर दें उन करोड़ों पाकिस्तान के नौजवानों को जो ये तब्दीली ला रहे हैं, तो ये नाइंसाफ़ी की बात है। बल्कि ये हमारी पॉलिसी ये भी है कि 70% सीटें जो हैं टिकट्स वो भी नौजवानों को दिए जाएंगे। और जो मुल्क को चलाने के लिए ये नहीं होता कि आप कम्युनिज्म आया चाइना में या वहाँ जिसकी उम्र बड़ी हो तो आप कहें पुराने सियासतदान आ गए। वो बड़ी उम्र वालों ने ही कम्युनिस्ट पार्टी को कामयाब कराया, इनकलाब की ये बात की। तो इस लिहाज से देखना ये है कि किस आदमी का क्या किरदार रहा है। तो ये एतराज़ बड़ा एतराज़ उठाया गया
اور وہ اعتراض اب اپنا جو اس کے اندر جو قوت تھی وہ کم ہونا شروع ہو. ایک بڑا جو اہم مسئلہ جو نظر آ رہا ہے بلوچستان میں آزادی اور جو ہے الگ ہونے کی بات کی جا رہی ہے، یعنی کہ حالت یہ ہو گئی ہے کہ بلوچستان کے اندر جو ہے اسپیسیفکلی پنجابیوں کو جو ہے ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، اور ایک جو ان کی ہزارہ کمیونٹی ہے خیر وہ بھی ٹارگٹ ہو. لیکن اس سے ہٹ کر سوال یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے کہ بلوچستان جہاں پر ترانہ بھی نہیں بج رہا ہے، ایسی جگہ کہ جہاں پر پاکستان کا جو ہے پرچم بھی کہیں جگہوں پر لگانا مشکل ہے، پی ٹی آئی کیا پیکیج یا کیا چیز بلوچستان کے لوگوں کو انٹروڈیوس کرائے گی کہ جس سے کہ جو ایک تحریک آزادی کی بلوچستان میں اٹھی ہوئی ہے اس کو ختم کیا جائے گا؟ دیکھیے، ایک تو بلوچستان میں ہزارہ اور پنجابیوں کے علاوہ مذہبی طور پہ بھی قتل و غارت شیعہ اور سنی کے مسائل پیدا کیے گئے ہیں. پھر جو نچلے لیول پہ جو وہاں کے ٹرائبل چیف ہیں ان کی جنگیں بھی وہ ایک دوسروں کے وہ کوئی ہزار لوگ مار چکے ہیں. اور یہ جہاں لالنس ہوگی، کنٹرول نہیں ہوگا اس کے اندر، اور وہاں سے کی لیڈرشپ کو تسلیم نہیں کیا جائے گا، ریئل لیڈرشپ کو اوپر نہیں لایا جائے گا، تو اس طرح کی باتیں چلتی رہیں گی. لیکن پاکستان جہاں تک بلوچستان کا یہ کہنا کہ وہ پاکستان میں نہیں رہنا چاہتے، یہ اس میں کوئی صداقت نہیں ہے. ان افراد کی اپنی بات ہے، وہ کہہ رہے ہیں، لیکن ان کے ساتھ ناانصافیاں ہوئی ہیں، ان کو محروم رکھا گیا ہے پاکستان کے وسائل سے. حالانکہ سب سے وہ رچ صوبہ ہے، امیر صوبہ ہے وسائل کے لحاظ سے، اس کو محرومیوں میں رکھا گیا ہے. ان کا جو طریقے احتجاج ہے اس کے اندر وزن ہے، اور ان کے ساتھ زیادتیاں ہوتی رہی ہیں. ان زیادتیوں کا ہم خاتمہ کر دیں گے تو یہ جنگ ختم ہو جائے گی انشاءاللہ. سوال یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک مذہبی انتہا پسندی بہت زیادہ پاکستان میں پیدا ہوئی ہے، جس کی وجہ سے یہاں کے انویسٹر بھی وہاں جانے کو تیار نہیں ہے. ایک عجیب سلسلہ ہے. اور سیکٹیرین وائلنس، یعنی کہ جہاں سے آپ کا تعلق ہے وہاں سے کچھ دوری جو ہے جنگ ہے، جہاں سے سیکٹیرین کا ایشو سٹارٹ ہوا. ابھی کچھ 3-4 دن پہلے جو ہے کوہستان کے اندر بھی جو ہے سیکٹیرین ایشو جنم لیا ہے، جس کے اندر اور سیکٹیرین جماعتیں ایسی ہیں کہ پی ایم ایل این کی لیڈرشپ کی بھی ان سے تعلقات ہیں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ پی ایم ایل کا بھی حصہ رہے، اب آپ پی ٹی آئی کا حصہ ہیں، کیا ان سیکٹیرین جماعتوں سے اور یہ جو مذہبی انتہا پسندی ہے اس کا کیا پیکیج ہے پی ٹی آئی کے پاس؟ سب سے بڑا پیکیج تو پی ٹی آئی ہے ان مسائل کا حل، کیونکہ پی ٹی آئی نے اس تمام ان حدوں کو ایشو نہیں بنایا، ان سے ہٹ کے بات کی ہے. تو انہی علاقوں کے اندر جو لوگ ان ایکسٹریمزم سے کے خلاف ہیں وہ سارے کے سارے جب اکٹھے ہو جائیں گے تو ان کو کنٹرول کرنا اب مشکل نہیں ہوگا. لیکن یہ آج جو مذہبی انتہا پسندی ہے اس کی بنیادی وجہ بھی یہی ہے کہ پولیٹیکل سسٹم اس کا جواب نہیں دے سکا، اور اس کی وجہ سے مذہبی قوتیں کھڑی ہو گئیں. اسلام تو چاہیے ہمیں، ہمارا دین ہے، لیکن اسلام وہ نہیں چاہیے جو دوسرے انسانوں کو قتل کرے، وہ تو اسلام ہے ہی نہیں. لیکن وہ ان کی اپنی ضرورتیں ہیں جو ان باتوں کو آگے لے آئے گا. ہم اس کو اپنے لبرلزم کے حوالے سے وہاں پر اثر انداز ہو رہے ہیں اس وقت بھی. اس وجہ سے آپ اگر خیبر پختونخوا میں جائیں تو ہر آدمی جو ہے وہ پی ٹی آئی کا ممبر لگے گا. کیونکہ وہ ہماری پالیسیوں کو اس نے پسند کیا ہے اور ایکسیپٹ کر رہے ہیں. ایک جو آخری جو سوال کی طرف میں جا رہا ہوں وہ سوال یہ ہے کہ پاکستانی جو اوورسیز رہ رہے ہیں ان کی بڑا پارٹیسپیشن ہے، ان میں سے زیادہ تر اکثر جو نظر آ رہا ہے کہ بڑے پولیٹیکلی بھی جو ہے نا ایکٹیو ہونا چاہ رہے ہیں، اور یہ ساری چیزیں ہیں. سوال یہاں یہ پیدا ہو رہا ہے کہ کیا آپ کی پارٹی اس بات کو سپورٹ کرتی ہے کہ یہاں کے جو اوورسیز پاکستانی وہاں کی سیاست میں بھی شامل ہو سکیں، ان کی کوئی پارلیمنٹ میں سیٹ رکھی جا سکے یا کوئی ایسی جو ہے کچھ چیز؟ بالکل اس کے حق میں ہیں، اور اب تو جو ووٹ دینے کا رائٹ بھی مل گیا ہے تو صاف ظاہر ہے کہ ان کا اثر پاکستان کی پالیٹکس میں پڑے گا. ہمیں جب سیٹیں لینی ہوگی یا
कॉन्स्टिट्यूंसी पॉलिटिक्स से हट के भी जब इतनी बड़ा वोटर ओवरसीज वाला वोट डालेगा उससे बड़ा चेंज आ सकती है रिजल्ट्स के अंदर, इसलिए उनकी अहमियत बढ़ जाएगी। हम सब उनकी राय को उनकी ज़ाती तौर पे उनको शामिल करेंगे अपनी पॉलिटिक्स में, और सारी पार्टियों को करना पड़ेगा। ये और बात है कि पीटीआई की पॉलिसीज़ जो हैं ओवरसीज़ की तरफ बहुत ज़्यादा हैं और उनको एज एलिमेंट एक फैक्टर के तौर पर अपना हिस्सा समझती है। आप मतलब क्या पैगाम देना चाहेंगे ओवरसीज़ पाकिस्तानी को? आप यहाँ पर आए हैं, यहाँ लोगों से मिल रहे हैं, आप मुख्तलिफ मकतब फ़िक्र के और मुख्तलिफ ख़यालात के लोगों से मिल रहे हैं जो कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं। क्या चीज़ देखते हैं आप इनके अंदर, क्या जज्बा देखते हैं और आप क्या पैगाम देना पसंद करेंगे? मैं कहता हूँ कि चाइना को ओवरसीज़ चाइनियों ने बनाया है, इंडिया को ओवरसीज़ इंडियंस ने इंडिया बनाया है। ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो है इनको हम शामिल करेंगे अपने मामलात में तो पाकिस्तान कामयाबी से खड़ा हो जाएगा। इसलिए मैं कहता हूँ कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी अब उनका चूँकि अमल दखल बढ़ जाएगा, मुल्क की सियासत में वोट का हक उनको मिल गया है, तो इसलिए वो पहले से ज़्यादा एक्टिवली पार्टिसिपेट करें, अपने आप को आइसोलेटेड न तस्लीम करें, बल्कि वो अब कौम का हिस्सा कानून और आइन के मुताबिक भी बन गए हैं। तो इसलिए उन्हें ज़्यादा मुतहरिक होना चाहिए मुल्क की पॉलिटिक्स के लिए। उनका जितना वो मुतहरिक होंगे वहाँ की सियासत आगे बढ़ेगी और वहाँ पर लोगों को और पाकिस्तान को उनका फ़ायदा पहुँचेगा। आखिरी सवाल, बिल्कुल आखिरी सवाल कर रहा हूँ कि पीटीआई अगर जीत जाती है, या ये तो मानना तकरीबन नामुमकिन है कि पीटीआई पूरा पाकिस्तान से स्वीप करेगी, इसी अकेली पार्टी बनकर जीतेगी, लेकिन जब पीटीआई अगर जीतती है, एक अच्छी खासी तादाद से जीतती है, तो किन पार्टी से आप अलायंस देख रहे हैं? क्या आप पीएमएल-एन और पीटीआई के दरमियान कभी ब्रिज बनेंगे? पहली बात यह है कि अभी तो ये मरला आया नहीं है। जब वो ब्रिज आएगी तो उसको क्रॉस कर लेंगे। अभी हमारी कोशिश यही है कि हम 2/3 मेजॉरिटी लें और तमाम सूबों से अक्सरियत लें, और हम होपफुल भी हैं। लेकिन वो अगर जो आप सिचुएशन बता रहे हैं वो जब सिचुएशन आएगी तो उसके मुताबिक कभी ब्रिज बनेंगे पीएमएल-एन पीटीआई के? इसमें कि कोई ब्रिज का मसला नहीं होता। मसला ये होता है कि मैं बेसिकली अब पीटीआई में हूँ तो पीटीआई में हूँ, लेकिन उसको बेहतर जैसे करने की बात है तो वो बात उसके वक्त के मुताबिक देख के करेंगे। ऑडियंस, दिस वाज फराज सैयद फ्रॉम वाइड एंगल जूम। शो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अगली दफ़ा अगले शो के साथ ज़रूर हाजिर होंगे। जावेद हाशमी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका।